गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने करेंगे आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एनालिसिस, सेल्फ गिवन एनालिसिस। जैसा कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्जाम था एटीएम पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लेवल था पेपर का, सेक्शंस का क्या लेवल था, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करके उस तरीके से अपने यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं इतना बोल देता हूँ आपको कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जो एनालिसिस होता है वो ऐसे नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एग्जाम्स देने का। क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही है, ठीक है, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर का भी मेरा क्लियर था आईपीएस पीओ का, फाइनल कॉल हुई थी मुझे, ठीक है, इंटरव्यू कॉल हुई थी। तो ये सारा का सारा जो प्रॉपर मैं इतने टाइम से एग्जाम दे रहा हूँ, उनका पूरा एक निचोड़ निकाल के वो जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पे क्या वेरिएशन कट ऑफ का आया था, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रही थी, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या थे, और वो पूरा का पूरा एग्जाम का लेवल वगैरह, उन सारों की जो इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को ध्यान में रखकर एक एनालिसिस निकल के आता है। वो एनालिसिस मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे कट ऑफ का एस्टिमेशन भी मिलने वाला है कि कट ऑफ क्या मतलब कट ऑफ का जो सीन है वो क्या रहने वाला है। तो एंड तक देखना, पॉजिटिविटी आएगी, इतना मैं बोलता हूँ, आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है इस वीडियो से। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखें, पिछली बार तो वैकेंसीज क्या थी, और पिछली बार लेवल भी क्या था एग्जाम का, और इस बार क्या लेवल है और वैकेंसीज क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर होने वाली हैं। तो सबसे पहले अपने सेक्शन वाइज थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक जेन्युइन फॉर्म में चलेगा। इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करूं तो सीधा मैं आपको बता दूंगा कितना रहना चाहिए आपका ओवरऑल, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से थे। हल्की सी बात करेंगे यहाँ पे। जैसे अपने पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में जैसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें जो आंसर्स थे, 2 या 3 आंसर्स अपने को सही लग रहे थे। जैसे एक वो फाइनेंसिंग वाला दिया था, अगर फर्स्ट शिफ्ट में कोई बच्चे थे तो उनको पता है कि फाइनेंसिंग में चेंजेस आए हैं, उसी के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ को दिया हुआ था, तो उसमें फाइनेंसिंग वाला ज्यादा सही होगा कि वो डायरेक्ट वहां से अटैच कर रहा था। लेकिन 2-3 वहां पे थे ना, वो जैसे वो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो दोनों तीनों ऑप्शन है वो सही है, लेकिन ऑप्शन कितने सेलेक्ट करने थे, एक ही सिलेक्ट करना था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। जिस बच्चे ने एडिटोरियल की डिकोडिंग वगैरह अच्छे से कर रखी है उसको यहाँ पे इशू नहीं होने वाला था, लेकिन दिक्कत करने वाले थे क्वेश्चंस। जैसे स्टेज की अगर मैं बात करूं, वहां पे एक वर्ड दिया था, स्टेज आया था आंसर जिसका, इन्होंने क्या दिया था, रिमेन्स दिया था आई थिंक, उसका सिमिलर पूछा था उन्होंने, तो उसका स्टेज आ रहा था, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो रहा था। और एक इन्होंने स्टिल और दिया था, स्टिल का कई बच्चे करके भी आए हैं, इज येट करके ऐसे कुछ था। ऐसा नहीं था ये बिल्कुल भी, ये था आपका इवन नाउ इसका आंसर था, इवन नाउ इसका आंसर था। क्यों? क्योंकि आगे है ना इज और दे रखा था, तो मॉडल की दो मॉडल्स की क्या हो जाती है यहाँ पे, ओवरलैपिंग हो रही थी, तो वो वहां पे एग्जांपल नहीं था, वो यहाँ पे सीधा इवन नाउ यूज हो रहा था कि वहां पे आप सेंटेंस केस नहीं दे सकते, सेंटेंस ऑलरेडी था, वो एलिमेंट फ्री नहीं था। अब वो तो ये बात है कि इंग्लिश की में जिस बच्चों को वर्किंग आती थी, वर्किंग वाले बच्चे तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आए हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स है 20+ बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऑन एन एवरेज लेना है। तो उस तरीके से यहाँ पे अगर अपने बात करें, जैसे एरर के क्वेश्चंस थे, तो एरर के भी क्वेश्चंस अगर अपने बात करें तो वो थोड़े ऐसे डायरेक्ट नहीं थे कि सिंगुलर प्लूरल पूछ लिया, ऐसा वैसा ऐसा नहीं था। यहाँ पे जैसे एक स्लोली दे रखा था उन्होंने, तो स्लोली में स्लो होना था। सब्जेक्ट इसका कौन था, सब्जेक्ट इसका जेरेंट था आगे जाके, तो जेरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो उसका जेरेंट एज ए नाउन था। तो नाउन का जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव होता है, एक्शन का नहीं होता, एक्शन की फॉर्म में नहीं दे रखा था इन्होंने, जेरेंट फॉर्म में यहाँ पे दे रखा था, तो वहां पे स्लोली आ रहा था। एक इन्होंने टू कंफर्ट दे रखा था, टू कंफर्ट वाले में दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि पीछे जो एक्शन दिया था उसका डायरेक्ट एरो लगना चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट मांग रहा था, तो टू नहीं आ सकता। वो टू लगाने के बाद वो पर्पज में चला गया, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इसका एलिमेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करना था। ऐसे करके जैसे एक आपका कंटेंस था, उसका सब्जेक्ट अब ढूंढ जाएगा एलिमेंट कौन सा फ्री बैठा है, तो डज कंटेन आ रहा था। इस तरीके से मतलब ये इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप स्कैनिंग टेक्निक यूज कर, जैसे अपने स्कैनिंग टेक्निक मैं आपको बताता हूँ एरर में, वो अगर स्कैनिंग टेक्निक आपने यूज की थी तो बहुत ज्यादा इजी था। जो मेरे स्टूडेंट्स है उनको पता ही है, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि वर्किंग आपके कितने काम आई। लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंग्लिश सेक्शन का मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 18 to 22 आपके अगर अटेम्प्ट हैं, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। वर्किंग से तो यहाँ पे बहुत अटेम्प्ट होने वाले थे, आराम से आप 20+ अटेम्प्ट कर सकते थे, 25 भी कर सकते थे, वर्किंग से तो जा रहे थे, ठीक है, आराम से होने वाले थे। लेकिन ऑन एन एवरेज में बात करूं 18 to 22 बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट के 15 भी हुए ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी पैकेट खुलने वाला है, जो ओवरऑल अटेम्प्ट का है उसमें खुलने वाला है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है कि 15 आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, आईबीपीएस चाहे आईबीपीएस पीओ की बात कर लो, चाहे आप आईबीपीएस क्लैरिकल की बात कर लो, आईबीपीएस में हमेशा
ओवरऑल में इतनी बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होती। आईयूपीएस जब भी रुकता है तो सेक्शनल के कारण रुकता है, और मोस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका जो सेक्शन है वो इंग्लिश सेक्शन है, वो हमेशा खराब करता है। ये बात आप भी मानते हो? कमेंट सेक्शन में बता देना ये बात सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एक्यूरेसी के साथ 15 किया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता है कई बार कि एक सेक्शन सेट नहीं हुआ, जैसे मेरे भी सेट नहीं हुआ था, मैं बताऊंगा अभी, मेरी स्टोरी बताऊंगा थोड़ी बहुत आपको। तो अगर आपके सेक्शन कोई एक सेट नहीं हुआ तो दूसरे सेक्शन में आप उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैथ्स में दिक्कत हुई है, अटेम्प्ट नहीं हुए, तो आप रीजनिंग से उसको क्या कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे। तो इस तरीके का था, मतलब इंग्लिश को आप इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी ओवरऑल वे में बात करें। लेकिन वर्किंग से आपको है ना 5 या 10 सेकंड में यहाँ पे क्या हो रहे थे, टिक हो रहे थे। जैसे मैं बात करूं, आपका वर्ड स्वैपिंग था, डायरेक्ट पता लग रहा था, लास्ट में जाकर 2 के बाद V3 दे रहे हैं तो V3 सर्वाइव ही नहीं करेगा, वहां पे नाउन मांगेगा वो, तो अपने आप वहां पे चेंजेस आ रहे थे। जो रिप्लेसमेंट था सेंटेंस का, ठीक है, जो फ्रेज रिप्लेसमेंट था, वो भी प्रॉपर वर्किंग से ऑप्शंस को आपस में लड़ाओगे तो अपने आप हो रहा था। पैराजम्बल की बात करूं, बहुत ही शानदार पैराजम्बल था, बिल्कुल ईजी था, एक जेन्युइन सी बात की। फिर फॉर इंस्टेंस के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन वगैरह उनकी बात कर ली, फिर ही वगैरह यूज करके, फिर वहां पे जो चीजें यूज कर रहा है वो एलिमेंट्स यूज कर रहा है वहां पे, जैसे एलिमेंट्स बता दिए, फिर दीज एलिमेंट्स, फिर दीज एलिमेंट, अपने आप वहां पे कनेक्ट कर रहा था। मेरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, BCD आई थिंक FEA, ये आपका यहाँ पे CDDCA से था, ठीक है, यही था, मतलब यहाँ पे पैराजम्बल था। तो इस तरीके से यहाँ पे पैराजम्बल था, बहुत इजी पैराजम्बल था, आराम से बन गया था, मतलब ज्यादा टाइम ही नहीं लिया होगा इसने, 1-2 मिनट ली होगी बच्चों की। अगर किसी की मतलब रीडिंग बहुत अच्छी है, जिस तरीके एडिटोरियल डिकोडिंग वगैरह उनको पढ़ना आता है कि एलिमेंट कैसे बात कर रहे हैं, पजल्स अगर अच्छी है तो वो पैराजम्बल यहाँ पे इजीली होने वाला था, जैसे अपने पजल की फॉर्म में पैराजम्बल को करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस था, 18 to 22 आप बोल सकते हो। ओवरऑल भी बात करेंगे अपने सेक्शन में, आगे पीछे हो जाता है, किसी कोई फेवरेट होते हैं, करने वाले बच्चे करके भी हैं यहाँ पे, 25+ कर भी करके हैं। जैसे इंग्लिश के मैं बता दूं, मैं 27 करके आया था यहाँ पे, आज 30 आराम से हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट हुआ था कि स्टार्टिंग शुरू होते ही इन्विजिलेटर जो थे वहां पे वो आ गए थे क्या करवाने, थंब वगैरह साइन वगैरह करवाने, ठीक है। अब कौन तो उनके साथ बहस करे कि जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो उसके जब स्टार्ट किया ना तो वर्ड स्वैपिंग थी, उसमें ही है ना 3 मिनट में 2 ही क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि माइंड ही अजीब सा हो गया था। वो चलो अलग केस था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता था। लेकिन 18 to 20 ऑन एन एवरेज बात करें, क्योंकि अपना तो इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं है, वर्किंग क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सेक्शन अपने लेते हैं, सेकंड सेक्शन आया था अपना जो क्वांट में अगर मैं बात करूं तो क्वांट में यहाँ पे DI आया था, DI बनने वाला था बढ़िया, एक मंडे ट्यूसडे वाला दे रखा था, और ओवरऑल जो थे मंडे ट्यूसडे के मिलाकर उसमें से उसने दे रखे थे, मतलब वहां पे टोटल दे रखे थे, मतलब इधर की साइड मंडे के दे रखे थे और इधर ट्यूसडे का परसेंटेज दे रखा था। तो ट्यूसडे का परसेंटेज है, जैसे 70% है, ABCD दे रखे थे से, उनमें शॉप्स वगैरह जो भी था उसका, तो 70% है, और यहाँ पे उनका नंबर दे दिया जितने भी 64 जो भी है, मतलब तो वो यहाँ से आराम से निकल रहे थे। ट्यूसडे 70% है तो ये बचा हुआ 30%, तो 7/3 ऐसे करके ट्यूसडे की वैल्यू आ रही थी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोल्व होने वाला अपना DI था। मेरी तो देखो स्पीड बहुत कम थी इसलिए दिक्कत थी, अदरवाइज कोई इशू नहीं था। एक दूसरा DI और आया था जिसमें मेल फीमेल दे रखे थे टोटल पार्टिसिपेंट्स, और फीमेल पार्टिसिपेंट्स अलग से दे रखे थे, ठीक है। तो ये भी इजी था, तो मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में अटक गया था, पता नहीं क्यों, कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी, तो मैं एक बार छोड़ के चला गया, बोर्ड मार्क्स आए हुए थे, ठीक है, XY आए हुए थे, वो कर लिए, वहां से कॉन्फिडेंस लेके आ गया वापस। फिर इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन से तो मैं शुरू नहीं किया, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आराम से है ना बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था, मैथ्स स्टक करने वाली थी, DI भी स्टक करने वाले थे, मतलब उतना लेवल का नहीं बोल सकते कि टफ था, जैसे करने वाले करके हैं। जैसे मेरे साथ में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 31 अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, ठीक है, क्योंकि वो तो मेरे साथ था, उसका मुझे पता है। तो 31 अटेम्प्ट की, हो सकता है कईयों ने 35 भी अटेम्प्ट कर दिए, तो इतना कुछ नहीं था। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूं तो अगर आप मैथ्स में आपने 15 to 20 अटेम्प्ट किए तो आपके बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा टाइम ले रहा था। मेरा तो टाइम लिया, मेरी तो कैलकुलेशन नहीं थी, तो देखो मेरे तो 14 ही अटेम्प्ट हुए थे, एक टिक होते होते रह गया था, ठीक है। लास्ट में जाके वो 13:2 कुछ निकाला था, मतलब सीधा फ्रैक्शन देखा था 195 ऐसे करके कुछ आ रहा था, तो सीधा निकाला, इतने में वो मैं ये टिक ही करने वाला था, लेकिन ये टिक नहीं हुआ, इतने में सेक्शन सबमिट हो गया था, ठीक है। लेकिन 15 to 20 आपके क्या है, ऑन एन एवरेज बढ़िया अटेम्प्ट है, सिलेक्शन के लिए बढ़िया अटेम्प्ट है, वैकेंसी वगैरह सारा अगर अपने देखे थे। उसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ पे सेक्शन नेक्स्ट की, तो रीजनिंग सेक्शन आता है। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में ठीक था, अच्छा था, पजल्स वेरिएबल ज्यादा ले रही थी, जैसे कंडीशंस 4 कही तो 4 to 5 कंडीशन साथ में लेके चलना पड़ रहा था, ठीक है। कई बच्चे 2 कंडीशन लेकर चले या 3 कंडीशन लेकर चले, तो देखो वो एग्जामिनर को पता ही होता है, पता नहीं क्यों उसको पता ही होता है कि
कैंडिडेट सबसे पहले क्या कंडीशन लेकर चल सकता है, तो वो क्या करता है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट कंडीशन होती है ना हमेशा वही सेट होती है, कभी भी ध्यान दे लेना आप इस चीज का। तो ये चीज थी। तो रीजनिंग सेक्शन कोई ज्यादा मतलब इतना बड़ा नहीं था, बच्चे करके भी आए हैं, मेरे साथ में स्टूडेंट था, ठीक है, अपना स्टूडेंट था कोचिंग का, तो उसने 33 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, रीजनिंग में। तो करने वाले 35 भी करके हैं सारे, टाइम भी बच गया कई बच्चों के पास, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 to 25 यहाँ पे क्या है रीजनिंग के सेफ अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। इसमें मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्जिन कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 14 अटेम्प्ट है, मेरी नहीं है स्पीड, बस बात खत्म, सीधी सी बात है। सबसे पहले इक्वलिटी इनइक्वलिटी मैंने कर दिए, उसके बाद मेरे पास सिलोक्सा मैंने कर दिए, ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया आराम से। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पजल पे गया, जो मंथ वाली पजल थी, ठीक है, बढ़िया थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सेट हुआ, मैंने बना ली, लगभग लास्ट में जाके अटक गई। तो एक बार और ट्राई की, फिर अटक गई। फिर ये होता है कि भाई इतना टाइम नहीं है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं गलत चीज शुरू कर गया था, ब्लड रिलेशन। आत्मा बोल रही थी कि ब्लड रिलेशन नहीं करना, फिर छोटी सी 3-4 लाइन का दिखा था, मैंने बोला कर लेते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट क्या था, वो उसका भाई था, वो बन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ में ले रहे थे, लेकिन वो वाइफ के साथ में लोग तो बन पा रहा, लेकिन वहां पे एक ब्लैंक जा रहा था जिसका कोई डेटा ही नहीं था, लेकिन उसने ऊपर बोला ही नहीं था कि कितने मेंबर्स है, तो ब्लैंक रख सकते थे आप। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टक हुए थे, बहुत सारे बच्चे स्टक हुए थे, तो इन चीजों को छोड़ना था, ठीक है। उसके बाद एक पजल और उठाई मैंने, वो भी नहीं सेट हुई। ऐसे करते करते लास्ट में क्या हुआ, 4 मिनट पता नहीं इतने 43 सेकंड ऐसे कुछ बचा था। उसके बाद मैंने जल्दी से ढूंढा कि 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। फिर मैंने सोचा कि पेपर तो गया, मतलब लगभग तो गया, तो मैंने क्या ढूंढा कि कोई ढूंढ ले पजल जल्दी से। तो मैंने जो पजल ढूंढी वो ढूंढी जो नॉर्थ साउथ वाली थी, उसमें कुछ लोग साउथ की तरफ नॉर्थ वाले ज्यादा थे, नॉर्थ की तरफ फेस करके जो सीटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने 3 मिनट में बना लिया था और टिक कर लिया था आराम से। उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड था और एक मीनिंग वाला था जिसमें बोट मीनिंग निकल के आ रहा था, तो ये वाले मैंने कर लिए थे। तो 7 और मैंने 14 अटेम्प्ट हो गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 और कितने हो गए 27, वो तो 55 अटेम्प्ट है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी है तो बोनस मिलता है, आपको पता ही है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो इतने अटेम्प्ट होते हैं क्योंकि मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं है, जीरो प्रैक्टिस में सीधा ही चला जाता हूँ, आपको पता ही टाइम स्लॉट वैसे ही नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन टॉप नो स्टूडेंट जो 33 है, मैथ में 31 है, या इंग्लिश में 25 प्लस, उनको ध्यान में नहीं रख सकते। वैकेंसी वगैरह सबकी फॉर्म में बात करूं और लिख के ले लो, ये रियलिटी है, ऐसा ही होगा। आपके अगर 55 to 60 अटेम्प्ट्स हैं तो आप सेफ जोन में हो। हाँ, ये नहीं है कि आपने वाइल्ड गेसिंग कर दी हो, ठीक है, ये सेफ जोन है आपका। और मैं इतना और बोल दूं आप लोगों को, अगर आपके 50 अटेम्प्ट भी हैं तो भी आप सेफ जोन में हो, अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी है तो। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 50 अटेम्प्ट में भी सेफ जोन पे हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर अपने बात करें, पिछली बार की कट ऑफ देख लो 49 समथिंग थी, और इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा, और रियल में पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर का लेवल इस बार था। और बताऊं मैं आप लोगों को, तो SBI PO से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा लेवल था IPS PO का, ट्रिकी था IPS PO। जो बच्चे देखे हैं उनको पता है, ठीक है। कोई वैसे मेंटली स्टक हो गया हो, माइंड की अनस्टेबिलिटी, वो बात अलग है, अदरवाइज ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ था। तो मैं यहाँ पे जो कट ऑफ की फॉर्म में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो कट ऑफ श्योरिटी है 50 के अराउंड जाएगी, अराउंड 50 रहेगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है यहाँ पे। हो सकता है 48 भी चली जाए, 47 पे भी आ सकती है, जैसे कैटेगरी की बात करूँ OBC वगैरह, उनके लिए तो आ भी सकती है, आराम से आ सकती है। लेकिन अगर जनरल की फॉर्म में बात करें तो अराउंड 50 कट ऑफ के पूरे चांसेस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 50 प्लस अटेम्प्ट है या 50 अटेम्प्ट है, या फिर आपके 47 अटेम्प्ट भी है, तो भी अगर 100% एक्यूरेसी है, 45 भी है ना, अगर 100% एक्यूरेसी है, तो सिलेक्शन के चांसेस, बढ़िया चांसेस हैं। मेरे हुए हैं ऐसे सिलेक्शन, 51 कट ऑफ, अटेम्प्ट 48, 5-5, 6-6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, 100% एक्यूरेसी है। तो ये अटेम्प्ट भी आपका कम नहीं है, ये सिलेक्शन देंगे अगर आपको 100% है। ये मजाक वाली बात लगे कई लोगों को, उनको लगेगी, जो फ्रेशर बच्चे उनको नहीं पता है, जो लेकिन जो रिपीटर्स हैं, जो बहुत टाइम से पेपर दे रहे हैं, उनको पता है कि ये रियलिटी है। तो ये रियलिटी है सही में, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर बहुत खतरनाक लेवल पे काम करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने 50 के अराउंड अटेम्प्ट हैं आपके, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत शानदार वाली है, एक्यूरेसी के साथ करके आया हूं, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, आप मेंस की तैयारी करो।
पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा आता है कि मेंस के लिए आपको इंग्लिश सेक्शन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल रोकेगा। अगर यहाँ पे आपने ठीक है 50 के अराउंड अटेम्प्ट है और इंग्लिश सेक्शन में अगर आपने वाइल्ड गेसिंग की है, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक्यूरेसी यहाँ पे भी मुझे एक्यूरेसी चाहिए आपकी, तब जाके ये एनालिसिस आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी डगमगाई और सेक्शनल कट ऑफ गई तो पेपर गया, क्योंकि आपको पता ही है, जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम उनको तो पता है, आईपीएस के एग्जाम्स में पीओ क्लैरिकल कुछ भी मान लो, इंग्लिश सेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो सेक्शनल में रोकेगा, प्रीलिम्स में रोकेगा, फिर मेंस में रोकेगा। अब की बार आपको लगता है कि मेंस में मार्क्स कम हैं, हाफ हो गए, तो हाफ हो गए तो आपका जो प्रेशर हो गया वो डबल हो गया, बर्डन डबल हो गया आप पे, यानी जोर डबल आएगा आप लोगों को। तो इस सेक्शन पे थोड़ा सा काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइव वाली अपनी क्लासेस चलती है यूट्यूब पे, उन क्लासेस को करते रहो। बच्चे मिले थे आज, बहुत सारे बच्चे मिले थे, बोले सर आपकी वर्किंग से बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है, मतलब जो लाइव क्लासेस वाली है उनसे बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट, जैसे पेपर सोल्विंग, एडिटोरियल वगैरह, तो वो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बढ़िया शानदार आप में इंप्रूवमेंट है, 100% गारंटी है। 10 क्लासेस में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट वो था यहाँ पे। तो कुल मिलाकर बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मेंस पे फोकस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने अटेम्प्ट है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, और जिन बच्चों के 60+ अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी मायने रखती है, देख लेना, तो उन बच्चों के तो बहुत ही बढ़िया चांसेस है। तो आप टेंशन नहीं मत लो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जिन बच्चों के 70+ अटेम्प्ट और एक्यूरेसी नहीं है, तो आप उम्मीद मत करना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्केलिंग होती है बैंक एग्जाम में, पॉजिटिव नेगेटिव, और आएंगे आपके पास एग्जाम्पल 80 अटेम्प्ट करने वाले बच्चे मेरे साथ तो आए थे बहुत सारे, बहुत बच्चे, क्योंकि इतने सालों से इतने बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो पता ही है सबका एक्सपीरियंस। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे एसबीआई पीओ वगैरह में 80+ अटेम्प्ट करके आए थे, और जिन बच्चों ने 48-50 अटेम्प्ट करके आए थे एक्यूरेसी से, उनका हो गया और उनका नहीं हुआ। तो ये माइंड मैटर नहीं करता, अटेम्प्ट कभी मैटर नहीं करता कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, मैटर करता है कि आप एक्यूरेसी क्या थी आप लोगों की, उस पर मैटर करता। अब 80+ अटेम्प्ट करके आया कोई बच्चा, मान लो 35 मैथ रीजनिंग दोनों में 70 कर दिए, और 80 अटेम्प्ट करके आया वो, 10 क्वेश्चन उसने इंग्लिश में किए हैं, तो ये सेक्शनल नहीं निकाल पाएगा, तो वो कहाँ से सिलेक्शन ले लेगा। तो वो मैटर नहीं करता कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, मैटर करता है कि आपने सारे सब्जेक्ट, सारे सेक्शंस को बैलेंस में रखा था क्या सेक्शनल फॉर्म में, तो वहां पे मैटर बनता है, वहां से सिलेक्शन होता है। तो ये एनालिसिस था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चांस है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मेंस की बढ़िया तैयारी करो, प्री तो साथ में होता ही रहेगा मेंस के साथ में, तो मेंस पे थोड़े फोकस्ड रहो, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट के बाद में टाइम नहीं देता इतना मेंस के लिए। तो बढ़िया है, करो तैयारी, आप अपने कर्म करो, कर्म करते रहो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा। कुछ मतलब करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, खोओगे कुछ नहीं। आपका जो स्टेप है, जैसे मान लो मेंस की अगर आप करोगे तो आपका लेवल ही बढ़ेगा, डाउन नहीं होगा। तो ये अपना एनालिसिस था, इतना क्लियर सभी के। एक और बात इंपॉर्टेंट, बैच लॉन्च हो चुका है अपना नया बैच, 7 सितंबर को मंडे को सुबह 8:15 बजे यहाँ पे बैच रहेगा अपना। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बैंकिंग का, जिसमें A to Z सारे बैंकिंग एग्जाम्स कवर होते हैं, ठीक है। ये 2026 के रिजल्ट्स थे। अगर यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये रिजल्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। इस साल के ओनली 2026 के क्लासरूम रिजल्ट्स है ये, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है 7851815141 इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तैयारी करो। अब आने वाले एग्जाम्स हैं उन पे फोकस करो, और साथ में मेंस को लेकर चलो। एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ दोनों के मेंस आने वाले हैं, प्लस एसबीआई जे और आईपीएस सीएसए जो है वो एग्जाम भी अपने आने वाले हैं, और कई बच्चों ने एनआईसीएल वगैरह भरा है, तो वो भी अपने एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।